सपने हमेशा आगे जाने को उकसाते हैं। सपने अंदर के अरमानों को बाहर ले आते हैं। सपने हमेशा मंजिलों की ओर ले जाते हैं। जो आग है सीने में, सपने ही उसे फानूस सा जलाते हैं। सपने भले ही जुदा हों, अरमान भले ही अलग हों, अलग हो जद्दोजहद हर जिंदगी में, भले ही अलग हो इम्तिहान रोशनी तक पहुंचने का। एक किश्ती है जो उम्मीद देती है मुश्किलों के इस दरिया में, बताती है कि चीर कर चुनौतियों को जाना है। उस पार है एक मंजिल जिसे पाना है। रास्ता भी मिलेगा, रोशनी भी मिलेगी, मंजिल भी होगी सामने। सामने होगा एक खुला सा आसमान। परवाज होगी एक ऊंची उड़ान। विनर्स इंस्टीट्यूट आपके सपनों को दे डिजिटल उड़ान। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए भैया, सभी को राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय। वेरी गुड मॉर्निंग बबली, आशीष, शिव, कुंदन, सौरभ, हरिओम, रोहित, बिट्टू, देवव्रत, गौरव और बहुत सारे नाम हमारे सामने चल रहे हैं। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया। शनिवार को फाइनली क्लास, काफी दिनों बाद। सब लोग बढ़िया हो? बिल्कुल, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। कल वाला आप लोगों ने वीडियो देखा? सरप्राइज आप लोगों के लिए जो प्लान किए थे, 2 चीजें कल लॉन्च करी है और आपने शायद देख भी ली होगी। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। जय श्री कृष्णा। ओके, चलो करते हैं शुरू, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक भुजा 11 है और दोनों भुजाओं का अंतर 5 है, तो आपको बताना है इसका एरिया। देखो, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो आपसे बोला है तीनों भुजाओं का योग कितना है? 32 है, जिसमें से एक भुजा कितनी है? 11 है। तो बची हुई दोनों भुजाएं कितने की हो जाएंगी? बची हुई दोनों भुजाएं 21 की हो जाएंगी, है ना। परिमाप मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग, है ना। अगर एक भुजा इसमें से 11 है, तो अगर मैं यहां से 11 माइनस कर दूं तो बची हुई दो भुजाएं आपके पास 21 हो जाएगी। और इन्होंने कहा है कि दो भुजाओं का अंतर जो है, डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स आर 5। तो आप इससे पता लगा लो, जैसे यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि एक भुजा 13 है और एक भुजा 8 है। बोलो हाँ या ना। 13 + 8 21 और 13 में से 8 गया 5। दोनों बातें संतुष्ट हो रही हैं, मतलब हमें यहां पर तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं पता चल गई कि कौन सी साइड कितनी है। अब आपको बताना है एरिया। देखो, 2 भुजाएं ये हो गई, तीसरी भुजा हमें पहले से पता है ये है। तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये स्केलिन ट्राइंगल है, जिसकी तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो, स्केलिन ट्राइंगल। ओके, तो देखो, मुझे बताओ, यहां पे एक साइड 11 हो गई, मान लीजिए, एक 13 हो गई, एक 11 हो गई, एक 8 हो गई। तो हमें यहां पे क्या निकालना पड़ेगा? S। और S क्या होता है? तीनों का योग। तीनों का योग पहले से हमें पता है कि इनका सम 32 आएगा और इसका हाफ कर देंगे तो अर्ध परिमाप S हमारे पास 16 है। तो हमारा सूत्र क्या होता है? S माइनस A। 16 में से 13 गया 3, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 8 गया 8। अब जितना इसमें से बाहर निकल सकता है निकाल दो, जो अंदर रह जाएगा वो वहीं रह जाएगा, कुछ नहीं किया जा सकता उसका, है ना। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो?
यहां पे अगर हम देखें, सबको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 16 तो अपने आप में स्क्वायर है, इसको रहने दो, है ना। आप बाहर कर क्या सकते हो, जैसे इस 8 के अंदर, जैसे 16 को रहने दो, 3 को भी रहने दो, 5 को भी रहने दो, इसको मैं लिख सकता हूं 4 टू जा। तो देखो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, लेकिन इनका कुछ नहीं हो सकता। 5 3 जा 15, 2 जा 30, ये अंदर ही रह जाएगा। तो 4 2 जा 8 रूट 30, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 8 रूट 30, 8 रूट 30। हाँ, बताओ। अच्छा, ठीक है विष्णु, आपका नंबर नोट कर लिया है मैंने, कांटेक्ट करेंगे आपसे। बताइए, समझ में आ गया क्या सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, देखो तीन सर्कल हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इनके तीनों केंद्रों को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाए तो उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। वापस से वही विषम बाहु त्रिभुज वाली स्थिति बनेगी, लेकिन आप डायग्राम का तरीका देखना हम कैसे बनाएंगे। एक सर्कल, फिर अपना बन गया ये थोड़ा बड़ा वाला दूसरा सर्कल, और फिर ये बन गया अपना और बड़ा वाला तीसरा सर्कल। ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तीन अलग अलग सर्कल है। एक की रेडियस कितनी है, 4 है। एक की रेडियस कितनी है, एक की रेडियस 8 है, सॉरी 6 है। और एक की रेडियस कितनी है, एक की रेडियस आपको दी हुई है 8। तीन अलग अलग सर्कल हैं, तीन अलग अलग वृत्त हैं, तीनों की अलग अलग रेडियस है। अगर तीनों के सेंटर्स को मिला दें तो वो एक ट्राइंगल बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। उसका आपको एरिया बताना है क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये भी 6 होगा, क्या ये 4 होगा, और अगर इसको इससे मिला दें तो ये 8 होगा। तो मुझे बताओ, इसकी तीन साइड्स बन गई। ये वाली भुजा कितनी हो गई, 6 + 4 10। दूसरी वाली साइड क्या हो गई, 8 + 4 12। और तीसरी वाली क्या हो गई, 8 + 6 14। ये आपको इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गई, है ना। अब आपको वापस से स्केलिन ट्राइंगल, जो अभी हमने एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाया, वो कर देना है। तो आप सबसे पहले निकालोगे एस, एस मतलब तीनों भुजाओं का आधा। तो 4 और 2 6 और 3 36, 36 का हाफ यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप कितना है, 18 है। तो एक हो गया 18, 18 में से 10 गया, 18 में से 12 गया, और 18 में से 14 गया, ये आ गया। अब आप यहां पे देखो, 18 8 जा 144 होता है, ठीक है। और 6 और 4 का कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया आपका 12 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, और 6 अंडर अंडर रूट रह जाएगा। तो 12 का दुगना क्या हो जाएगा आपका, 24 रूट 6। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। आंसर आ जाएगा 24 रूट 6। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बोलो भाई, ठीक है। हम्म, आगे बढ़े। इजी था। नेक्स्ट देखिए। बिल्कुल सही बात है।
किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 है ना। मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6√3। त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखो आपसे बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी आपको एक प्रकार से यहां पे क्या निकालना है, 3a निकालना है। परिमाप पेरीमीटर यानी तीनों भुजाओं का योग। और आपको बोला है इसकी एक माध्यिका दी हुई है, तो एक माध्यिका बना लेते हैं। ये हमने एक माध्यिका बना ली, है ना। और ये क्या दी हुई है, ये आपको दी हुई है 6√3। अब मुझे बताइए कि इसकी जो माध्यिका है वो एक प्रकार से हाइट, ऊंचाई का भी काम करेगी, है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए। भुजा हाइट दी हुई है विच इज 6√3, ये हो जाएगा आपका √3/2 इंटू में आ जाएगा ए। अब बताओ √3 से √3 गया, 6 का दुगना हो गया 12। तो आपको पता चल गया कि इस ट्राइंगल की ईच साइड, प्रत्येक भुजा कितनी है, 12 है। अगर एक भुजा 12 है तो तीनों भुजाएं कितनी होंगी भाई साहब, 36 होंगी। आंसर है आपका। सम ऑफ ऑल 3 साइड्स आर 36, 36। हाँ, वेरी गुड। व्लादिमीर पुतिन उर्फ रजनीकांत एक बार लिखा करो, इतना कॉपी पेस्ट ना करो, और पहले तो अपना नाम सही करो। बोलो भाई, ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे। ऊंचाई के से हमें ए यानी एक भुजा पता चल गई, एक भुजा 12, तीनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 36। एकदम आसान, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। शायद आप भावनाओं को समझ पा रहे होंगे प्रश्नों की, ठीक है। हम्म सर आप क्लास कहां से लेते हैं, स्टूडियो से, और स्टूडियो हमारा घर पे ही बना हुआ है। कि देखो एक ने नाम लिखा है विनर को फाउंडर। क्या नाम लिखते हो अपने, है ना। हाँ, 1-2 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा एडवांस मैथ्स का। पूरा है विशाल वो। वैलिडिटी क्या है, जब से भी लिया होगा तब से 1 साल। देखो किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 है जिसके अंदर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। देखो कितना प्यारा सवाल है। पहले तो आपको क्या लेना है, एक स्क्वायर लेना है, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर क्या है, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस सर्कल के अंदर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ऐसी कुछ स्थिति बन रही है ना। एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल की साइड, इस त्रिभुज की भुजा आपको बतानी है। वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है, 12√2 है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने इस प्रकार की चर्चा करी थी कि ये आपका एक स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर ये हो गया। अब यहां पे इसका विकर्ण हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको विकर्ण दिया हुआ है तो क्या आप उससे एक साइड निकाल सकते हो, भुजा निकाल सकते हो। विकर्ण का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, और आपको विकर्ण दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है 12√2। √2 से √2 गया, यानी इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी, 12, है ना। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी, 12। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 6।
है ना। यानी जो सर्कल बन रहा है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 6 आ गई, ये आपको पता चल गया, है ना। अब हमें क्या करना है, अब आपके लिए ये सवाल कुछ इस प्रकार से हो गया कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। तो ये कौन सा केस बन गया, ये बन गया परित्रिज्या, है ना। सरकम सर्कल या सरकम रेडियस परित्रिज्या का केस बन गया। जब ट्राइंगल के बाहर सर्कल हो तो परित्रिज्या कैपिटल आर वाला केस लगता है, ये आपको पता है ना। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा कि कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला क्या है ना, इसको मैं आर इज इक्वल टू 6 लिख देता हूं। तो कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, समबाहु त्रिभुज में, तो आपको याद होगा a/√3, a/√3। तो आपको इस सर्कल की त्रिज्या तो पता है, वो कितनी है, 6 है, और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पता चल जाएगी, विच इज 6√3। ये आपका आंसर है ऑप्शन सी, 6√3। आया समझ में? क्या बोला मैंने, समझ में आई आपको बात? हाँ, ठीक है। एक भुजा 12 तो व्यास डायमीटर 12 त्रिज्या 6। अब ये परित्रिज्या सरकम रेडियस हो गई और उसका फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है a/√3। तो r और √3, r मुझे 6 पता है, 6√3 ये उसकी भुजा आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। a मतलब भुजा थी ना, पूरी भुजा 12 थी, तो त्रिज्या क्या होगी उसकी आधी। किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया, घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, रस्सी की लंबाई बताइए। हमने गाय वाला क्वेश्चन करा था, उसी प्रकार का सवाल है, करिए। हम्म, चलो समझे। घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया, आपको पता है कि ये घोड़ा बंधा हुआ है, ये उसकी रस्सी है, और वो कितना घास खाएगा, इतना ही खा पाएगा। वो इतना ही खा पाएगा कि उसका 72 डिग्री का एंगल बने। तो आपसे बोला है रस्सी की लंबाई बताइए, मतलब हमें आर रेडियस पता करनी है, और वो कितने मीटर चलता है, 88 मीटर चलता है, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 88 मीटर है। तो मुझे बताइए, ये तो क्या हो गई परिधि, तो परिधि वाला सूत्र लगेगा 2πr और θ/360 डिग्री, जो किसके बराबर है, 88 के बराबर है। तो ये हो गया 22/7। आर का मतलब कितना हो गया, आर तो हमें निकालना है, और 72/360 मल्टी इक्वल में 88। ये बात क्लियर है। अब ये बताओ कि यहां पे हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, 72 का ये 5 गुना है, 5 टाइम्स है। 22 का दुगना 44, 44 का दुगना हो गया 88, है ना। 5 का दुगना 10, 10 का 7 में गुणा करा तो उसकी त्रिज्या आ गई 70, और वो भी किसमें, मीटर में। यही रस्सी की लंबाई है, ठीक है ना। 7 और 5 35, 35 दूनी 70, यहां पे जीरो दब गया, जीरो लिख लेना, 70 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये रस्सी की लंबाई हो गई, बस। सरकमफेरेंस परिधि का सूत्र लगाना था, सेक्टर वाला, त्रिज्यखंड वाला। ओके है भाई। नेक्स्ट,
ठीक है, इजी था। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ए है, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का केंद्र बी है, दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बहुत प्यारा सवाल। देखो, एक की त्रिज्या 8 है, ठीक है, और एक का व्यास 8 है, यानी उसकी त्रिज्या 4 है, इससे कम है, आधी है। समझ रहे हो क्या बात? एक की रेडियस 8 है और एक का डायमीटर 8 है, यानी दूसरे की रेडियस कितनी है? 4 है। इसकी रेडियस कितनी हो गई? इसकी रेडियस 8 हो गई, और इसकी रेडियस कितनी हो गई? इसकी रेडियस 4 हो गई। ठीक है, दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको पूरे को देख लूं तो ये पूरा हो गया 12, है ना? तो इस 12 से कितना बड़ा सर्कल बनेगा, ये आपसे वो पूछ रहे हैं। ये आपसे वो पूछ रहे हैं कि अगर इस 12 को मिला दिया जाए, यानी दोनों के केंद्रों को मिला दिया जाए, सेंटर्स को मिला दिया जाए, तो जो सर्कल बनेगा उसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये जो नया ग्रीन कलर का सर्कल आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल बताओ, यानी पाई, तो पाई रहेगा, देखो पाई ऑप्शन में है, आर। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसका व्यास हो जाएगा 12, तो रेडियस हो जाएगी 6, तो 6 का वर्ग यानी 36 पाई। ये आंसर है इसका, ऑप्शन ए 36 पाई। बोलिए, ओके है? ठीक है, नेक्स्ट। एक त्रिभुज की 3 अलग अलग साइड्स हैं जिनका रेशो 3, 4, 5 है, एरिया इतना है, त्रिभुज का परिमाप बताइए। हाँ, क्या लगाओगे दिमाग, बताओ मुझे। 3, 4, 5 को देख के कुछ याद आया? आपको पता है कि 3, 4 और 5 क्या है? ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट किस में लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। सबसे बड़ा 5x होगा। अब इसमें से 3 कुछ भी हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है, 4 यहां भी आ सकता है, 4 यहां, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, कहीं भी आ जाएं। इसका एरिया क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जो अपने आप में 777 के इक्वल है। तो ये हो गया 12, 12 का हाफ 6, तो ये आ गया 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू 777। और अब इसको करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से एक बार कैंसिल हो गया, 6 से 2 गुना 12, फिर 6 इंटू 9 54, और इसके बाद कितना बचेगा? 6 और 6 36, और ये स्क्वायर में है, तो 1296 किसका वर्ग होता है भैया? 36 का होता है क्या? है ना? तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू यहां पे कितनी है? x की वैल्यू यहां पे 36 है। तो आपसे बोल रहे हैं इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, 5, 4, 9, 3, 12, 12x बताना है। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 36 है। 36 का डबल 72, और 36 में आप 7 जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 432, और वो भी सेंटीमीटर में। दिस इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। डी आंसर है इसका। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट। 1/2 बेस इंटू हाइट, एक्स की वैल्यू इतनी, पेरीमीटर यानी परिमाप तीनों भुजाओं का योग, 5 + 4 + 3 12x, एक्स की वैल्यू इतनी। आंसर इज 432। नो दिक्कत परेशानी? कमरे का रंगने का खर्च 120 है, चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो खर्च 20 रुपए कम होता। कमरे की चौड़ाई आपको बतानी है।
बोलो भैया। देखो, अगर हम कमरे को रंगेंगे, कमरे में कलर करेंगे, तो सब जगह करना पड़ेगा। तो उसके आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन लंबाई अगर सेम रहे, ऊंचाई सेम रहे, लेकिन उसकी चौड़ाई 4 कम कर दें, तो पहले 120 रुपए खर्च होता था, अब 20 रुपए कम खर्च हो रहा है, यानी 100 हो रहा है। पढ़ो आप ध्यान से। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से केवल चौड़ाई को, चौड़ाई पहले जो भी थी उसको अब 4 कम कर रहे हैं, तो पहले 120 रुपए खर्च होता था, अब 20 रुपए कम खर्चा हो रहा है, यानी अब कितना खर्चा हो रहा है? 100 खर्चा हो रहा है। देखो, एल गया, एच गया, तो ये ऐसा बचा बी -4, और 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, ये दोनों 20 से कैंसिल हो गए। ये इधर गया तो ये बन गया 5b, ये बन गया आपका 6b -24। तो 5 इधर गया तो ओनली बी बचा, ये इधर आया तो 24 हो गया। यानी इस कमरे की चौड़ाई, ब्रेड्थ जो है वो कितनी है? 24 है। दिस इज योर आंसर। बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, पढ़ लिया क्वेश्चन। पलक बोल रही हैं, सर आप रिवीजन नहीं कराएंगे क्या? पलक, ये स्कूल नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यहाँ स्कूल जैसे रिवीजन नहीं करवाते हैं। और रिवीजन आपको क्यों कराएंगे? आपके पास सारे वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, आप खुद रिवीजन करोगे ना। रिवीजन छोटे बच्चों को कराया जाता है, स्कूल में रिवीजन सिस्टम चलता है। ठीक है, स्कूल का दिमाग और माइंडसेट छोड़ दो अब। मनदीप, कमरा है, रूम है, तो सब तरफ आप क्या करोगे? अगर आप वहां पे केवल लंबाई और चौड़ाई भी लगाओगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई आप हटा दो, है ना। ऊंचाई नहीं भी लोगे क्योंकि वो तो वैसे भी कैंसिल हो रही है, आप चाहो तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम रहेगा, क्योंकि वो तो कैंसिल होना है। किसी कमरे का फर्श, फर्श का मतलब होता है फ्लोर, 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। उस फर्श को कालीन से कवर करने का खर्चा 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपए प्रति मीटर है। ठीक है, देखो, फर्श 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, यानी उसका क्षेत्रफल कितना है? उसका पूरा क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर। मुझे 300 वर्ग मीटर का कपड़ा लगाना है। अब यहां हो क्या रहा है कि इसको कवर करने के लिए 50 सेंटीमीटर चौड़ा, है ना, उस फर्श को कालीन से कवर करना है, 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपए प्रति मीटर है। मतलब क्या होता है, 50 सेंटीमीटर फिक्स है, अब आपको जितना कपड़ा चाहिए उतना आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से बात समझना, मुझे 300 स्क्वायर मीटर कवर करना है। अच्छा, जो कालीन बिछाएंगे, कारपेट बिछाएंगे, उसकी भी अपनी एक लंबाई और चौड़ाई होगी, है ना। तो आपको उसकी चौड़ाई दे दी है जो 50 सेंटीमीटर है, और ये मीटर में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। मुझे इसकी लंबाई नहीं पता, है ना। लंबाई अगर पता चल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो लंबाई निकाल लेते हैं।
50 से कैंसिल होगा, 2 बार 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 600। मतलब जो कारपेट है इनका क्या, इनको बोलते हैं कि इनका फर्मा फिक्स होता है। ये 50 सेंटीमीटर आप जितना चाहो उतना लंबा ले लो, है ना, बाकी 50 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ाई नहीं मिलेगी। तो हमें 600 मीटर लंबा कपड़ा लेना पड़ेगा, कारपेट लेना पड़ेगा, और 1 मीटर का खर्चा 15 रुपए है, तो 600 मीटर का खर्चा कितना आ जाएगा 9,000 रुपए। ये आपका आंसर है 9,000, ऑप्शन बी। आया समझ में? हाँ, ठीक है। अच्छा, क्या बात है देवा, आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। 25 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते पर 27.5 रुपए से हमें क्या करना है, पूरे फर्श फ्लोरिंग करनी है। तो देखो ये एक आपका क्या है, आयताकार क्षेत्र है, इसके चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ 3.5 मीटर का हमें क्या बनाना है, एक रास्ता बनाना है। इसकी लंबाई कितनी है तो 25, चौड़ाई कितनी है तो 15, है ना। अब हमें इधर भी 3.5 मीटर का रास्ता बनाना है, और हमें इधर भी 3.5 मीटर का रास्ता बनाना है। बोलो हाँ या ना, है ना। तो आपको पता है कि 3.5 यानी 7 बढ़ेगा, दोनों तरफ मिलाकर 7 बढ़ेगा। तो 20, छोटा वाला जो आपका रेक्टेंगल है उसका एरिया तो ये हो गया, लेकिन बड़े वाले की दोनों तरफ 3.5 3.5 3.5 यानी 7 की वृद्धि दोनों तरफ होगी। 25 में 7 जुड़ेगा तो इसकी लंबाई 32 बन जाएगी, और 15 में 7 जुड़ेगा तो इसकी चौड़ाई 22 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बड़े रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये छोटे का हो गया। अब इससे हमें ये रास्ते का पता चल जाएगा कि ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, और इस रास्ते पर हमें 27.50 रुपए के हिसाब से फ्लोरिंग करनी है। कैलकुलेशन आप कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, डिफरेंस लेना, तो रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, जिसका सवाल हमने क्लास नंबर 2 में फर्स्ट में ही कर लिया था, है ना। बस फ्लोरिंग का खर्चा दिया है, इसको कर लेना। मैं आंसर बता देता हूं, आंसर मुझे रटा हुआ है 9047.50, ये इसका आंसर आएगा। और आप में से कई लोगों ने आंसर बता भी दिया, इसलिए मुझे याद भी आ जाता है। हाँ, देखो आराध्या ने आंसर बता दिया, व्लादिमीर पुतिन ने आंसर बता दिया, ठीक है, पूजा ने, और कौन ने बताया है, बाकी ऊपर चले गए। हरिओम ने बता दिया, जीडी, हाँ इससे निकल जाएगा संतोष, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। हम्म एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि 528 मीटर है। पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है। रुपए 10 प्रति वर्ग मीटर की दर पर पथ को समतल करने की लागत क्या होगी? देखो, वृत्ताकार आपका पथ है, तो पहले तो एक वृत्ताकार पथ बना लो। चलो यहीं बना लेते हैं। ये हमारा एक क्या बन गया, सर्कल बन गया वृत्ताकार। इस अब क्योंकि रास्ता बनाना है तो इसके बाहर फिर से एक और वृत्त होगा,
तो एक और सर्कल बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार का बन गया। ठीक है भैया, आगे क्या बोल रहे हैं, बाहरी परिधि 528 की है, पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 14 मीटर है सब जगह से, और 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर पथ को समतल करने की लागत क्या होगी, और पथ की बाहरी परिधि जो है 528 है। बाहरी परिधि यानी 2 पाई आर, हम क्या कहेंगे कि ये हो गया स्मॉल आर और ये हो गया आपका कैपिटल आर, है ना। तो ये किसके बराबर है, 528 के बराबर है। अगर ये पता चल जाए तो फिर हम सब कुछ पता लगा लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोनों के क्षेत्रफल का अंतर। भाई बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि पथ रास्ता कितने पे बना है, और उस पे फिर हम क्या करेंगे, फ्लोरिंग कर देंगे या समतल कर देंगे या जो भी करना है वो कर देंगे, है ना। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 222/7 इंटू आर इक्वल में 528। पहले चेक करो कि क्या ये 11 से कैंसिल हो सकता है क्या, क्योंकि देखो ये 22 है, 22 का दुगना 44, देखो ये 22 से ही कैंसिल हो रहा है, 22 का दुगना 44, बचेगा कितना 8, 22 4 ये हो गया आपका कितना 22 से 24 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया आपका 12 बार, 12 इंटू 7 84, ये आ गई हमें हमारी त्रिज्या कि ये पूरा कितना है 84 है। अब आप सोचो अगर ये पूरा 84 है और रास्ते की चौड़ाई अगर 14 है, तो अगर 84 में से 14 कम कर देंगे तो यहां से यहां तक की कितनी आ जाएगी 70। भाई ये 70 होगा और ये 14 है, तभी तो ये पूरा 84 बन रहा है। तो हमें स्मॉल आर पता चल गई कि स्मॉल आर कितनी है 70 है। अब मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल का अंतर लेना है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमें रास्ते का क्षेत्रफल बता देगा, और इसको 10 रुपए के हिसाब से हमें क्या करना है, इसको समतल कराना है, प्लेन कराना है, तो वो खर्चा हमें आराम से पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका पाई 84 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, इंटू में कितना आ गया 10, पाई का मतलब 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी 8 7 15 यानी 154, एक बार माइनस करेंगे और एक बार आपका ये 10 है यहां पर, बस इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो क्या कर सकते हो, 7 से इसको ही उड़ा दो, 7 दूनी 14, है ना, और कुछ किया जा सकता है नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 और 4 16, यानी आखिरी में 6 आएगा, 6 सब में आ रहा है ना। तो पूरा पूरा गुणा ही करना पड़ेगा, 22 का स्क्वायर 484, इसको 14 से गुणा करेंगे और 10 से गुणा करेंगे, तो 14 इंटू 4 56, कैरी हो गया 5, 14 इंटू 8 12 5 7, कैरी हो गया 11, और 56 और 11 कितना हो जाएगा 56 और 11 66 67 और 0, ये आंसर होगा शायद 67760 रुपए का खर्चा आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है, बी इज द आंसर। समझ गए बात? ओके, नेक्स्ट 43। ₹15 प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने की लागत 3300 है। 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस प्लॉट के फ्लोरिंग की लागत कितनी होगी, है ना। देखो आपसे कहा है वृत्ताकार यानी एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है, और इस पे बाड़ लगाने की लागत, बाड़ को इंग्लिश में बोलते हैं फेंसिंग, है ना। फेंसिंग करने का जो खर्चा है वो कितना है हमारे पास 3300 है। अब देखो ये क्या है, वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाओं पर आपने 15 रुपए के हिसाब से फेंसिंग करी होगी,
तब जाके खर्चा कितना आया होगा भैया, 3300 आया होगा। पहले तो आपने देखा कि टोटल परिमाप कितना है, परिधि कितनी है, और एक मीटर का खर्चा 15 रुपए, तो पूरे चारों भुजाओं पे फेंसिंग करने का खर्चा इतना। तो इससे मुझे एक भुजा पता चल जाएगी, है ना। 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 0, और ये आपका क्या आ जाएगा 4a। 4 से और कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 55। तो प्रत्येक भुजा, ईच साइड इज 55, एक भुजा आपकी कितनी है 55 है। अब मुझे 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पे फ्लोरिंग करनी है, तो मुझे इसका निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जितना आएगा उस पे 100 रुपए के हिसाब से हमें फ्लोरिंग करनी है। तो 55 का स्क्वायर इंटू 100 रुपए का खर्चा पर स्क्वायर मीटर, है ना। तो 55 का वर्ग कितना होता है, ट्रिक बताई थे मैंने आपको, 3025 के आगे 2 जीरो लग जाएगा, इतना खर्चा आएगा। दिस इज योर आंसर 3025। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने, ठीक है ना। अरे यार वर्गाकार नहीं है, वृत्ताकार है ना। मैं स्क्वायर बना रहा हूं, जबकि हाँ हाँ आप लोग भी कमेंट में बता रहे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है पूरा गलत है, वृत्ताकार है ना, वर्गाकार नहीं है। चलो फिर से मैं बना देता हूं, वृत्ताकार है तो और अच्छी बात है। देखो फेंसिंग आ जाएगी तो ये आ जाएगा 2πr, और 15 रुपए के हिसाब से खर्चा ये आ जाएगा 3300, है ना। तो ये हो जाएगा 22/7, ये आ जाएगा 15। 15 से मैं कैंसिल करूंगा तो 220 आ जाएगा। 22 का दुगना 44, 44 का 5 गुना 5 इंटू 7 35, तो इसकी रेडियस आ गई 35। अब क्षेत्रफल निकालना है, इसमें पूरी फ्लोरिंग करनी है, तो फ्लोरिंग करनी है, समझ गए ना। अभी हमने फेंसिंग करी, इसकी फेंसिंग करी तो हमें पता चल गया कि पूरे की फेंसिंग करने का खर्चा इतना 15 रुपए के हिसाब से, मतलब इसकी पूरी लंबाई 220 है, सरकमफेरेंस 220 है, तो रेडियस हमें 35 मिल गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें फ्लोरिंग करनी है, इसका अब क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब चाहिए πr², और उसका खर्चा कितना है 100 रुपए है। तो पाई का मतलब 22/7, आर मतलब हो गया 35 इंटू 35, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 100 से, है ना। तो 7 से कैंसिल हो गया 5 बार, और ये आएगा आपका 3850 के आगे 2 जीरो, ये आंसर आना चाहिए। देखो 110 11 दिखा तो 385 के आगे 1 जीरो प्लस 2 जीरो, और इतना खर्चा होगा। अब ये सही है, ये आंसर है। मैंने सर्कल ना देखते हुए स्क्वायर बना दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया, बाकी अब सही है। आपको एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल गए। नेक्स्ट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने में लिखने में गड़बड़ हो जाता है मामला। एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबाई 7 आयत के परिमाप के दुगना है। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के बराबर है? बोलो भाई, ठीक है। हाँ आ जाओ। एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है। देखो वर्ग का जो परिमाप है वो होता है 4a, इसका परिमाप एक आयत है ना, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है ना। आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है, समझ रहे हो बात। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप का दुगना है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का डबल कर दोगे तो स्क्वायर के पेरीमीटर के वो इक्वल होगा। पहले इतना सॉल्व करते हैं फिर आगे देखते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पे उसको एक भुजा पता लगा लोगे। देखो लंबाई कितनी है, 8 और 7 15, लंबाई 8 चौड़ाई 7, 8 7 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो एक भुजा कितनी आ गई, एक भुजा आपकी 15 आ गई। एक भुजा कितनी आ गई, 15 आ गई। उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के बराबर है ना। अब आपको निकालना है एक अर्धवृत्त,
ठीक है, एक अर्धवृत्त निकालना है, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? अर्धवृत्त की परिधि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाई आर प्लस 2r, जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 15 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? वो होगी 15 का आधा, यानी 15/2। तो यहां पे r कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा पाई प्लस 2। r कितना है हमारे पास? 15/2, और पाई का मतलब होता है 22/7 + 2, तो 7 दूनी 14, 14 इसमें जुड़ेगा तो ये बनेगा आपका 36/7। है ना? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22/7 + 2, तो 7 दूनी 14, 14 + 22 36/7। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल होगा 18 बार, 2 से कैंसिल होगा 18, 18, 18 पंजे 90 का 0, हासिल का 9, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 270, 270/7। और आंसर दशमलव में है, तो चलो इसको काटापीटी कर देते हैं। 7 × 21, 7 3 21, बचा 6 0, 7 × 8 56, बचा इसके बाद क्या हो गया? 56 आपका पास बचा कितना? 4 0, 7 × 5 हो गया आपका 35, ये आएगा 38.57, ऑप्शन है 38.57। है ना? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है बात? स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल का डबल है। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी? 8 और 7 15, 15 का दुगना 30, 30 का दुगना 60, एक भुजा 15। अगर वर्ग की भुजा 15 है तो इसका व्यास भी 15 है, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा। और इसको हमने फिर इसकी परिधि बतानी थी, तो पाई आर प्लस 2r, तो r लिया कॉमन, अंदर बचा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, ये आ गया। 2 से कैंसिल करा 18 बार, 18 15 270/7, 38.57। ठीक है भाई? मस्त। वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल 5450 है। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना होगा? देखो आपसे बोल रहे हैं वृत्त और वर्ग। वृत्त मतलब सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मतलब ए का स्क्वायर, जो कितना है? इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग 5450 है। वृत्त और वर्ग, सर्कल और स्क्वायर का एरिया 5450 है ना? और आपसे बोला है कि वृत्त का व्यास, इस वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? 70, यानी रेडियस कितनी है? 35। ओके, तो देखो यहां क्या करोगे? 22/7 × 35 का स्क्वायर। हमें वर्ग की, इस वर्ग की भुजा तो नहीं पता है ना, और ये दोनों किसके बराबर हैं? 5450 के। कैलकुलेशन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ए की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, है ना? ए के बारे में पता चल जाएगा कि सर ए की वैल्यू कुछ है। फिर ए पता चलने के बाद आपसे बोला है वृत्त की परिधि यानी 2πr, और वर्ग की परिधि यानी 4a। देखो 2r की वैल्यू तो पता है, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ताकि a की वैल्यू पता चल जाए। फिर आप इन दोनों को सॉल्व कर लेना, है ना? इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 380 आएगा। कर लोगे कैलकुलेशन? होमवर्क है, कर लेना, संडे है, आराम से आप इसको कर लोगे, कुछ भी दम नहीं है इसमें। 380, वेरी गुड, आंसर दे भी दिया है, बहुत फास्ट है भाई, अच्छा है। और कौन है? अरघ्या, हरिओम, बहुत बढ़िया, आया समझ में? वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ए मिल जाएगा। फिर वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि हल करना है, तो हल करने पे आर तो पता है, ए यहां से पता चलेगी, 380 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है?
आयत की लंबाई वृत्त के व्यास से दुगनी है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। आयत की चौड़ाई कितनी है? अगर इसकी परिमिति यानी परिमाप पेरीमीटर 668 है। बहुत अच्छे कनेक्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे। बोलो। देखो, आयत की लंबाई वृत्त के व्यास से दुगनी है। लंबाई जो है वो डायमीटर से दुगनी है, व्यास से दुगनी है। वृत्त की परिधि 22 है, 2 पाई r कितनी है? 22 है। और नहीं नहीं सॉरी, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले क्षेत्रफल के वर्ग के समान है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, है ना। और इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा है 22। ठीक है, तो 22 का वर्ग करेंगे, वृत्त की परिधि जो होगी वो 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। तो अगर इसका मैं क्षेत्रफल एरिया निकालूंगा तो वो आएगा 484, और यही 484 इस सरकमफेरेंस की परिधि भी है, ये भी 484 है ना। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो वृत्त की परिधि है वही वर्ग का क्षेत्रफल है। तो स्क्वायर का एरिया भुजा का वर्ग, भुजा 22, 22 का वर्ग इतना, तो परिधि भी इतनी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 22/7 r और 484। क्लियर है बात? अब इसको हल करो, 44 से ये कैंसिल होगा, कितना? 22 का दुगना 44, 44 से एक बार और एक बार 11 इंटू 7 77। तो आपको यहां से त्रिज्या पता चलेगी जो कितनी है? 77 है। अभी आपको त्रिज्या पता चली, अभी हमें बहुत दूर जाना है। ठीक है, रेडियस आपको पता चल गई कि रेडियस 77 है। और आपसे पूछूंगा बताओ व्यास कितना, डायमीटर कितना, तो इसका दुगना 77 का डबल यानी 154। और अगर 154 का डबल कर दूंगा, क्योंकि व्यास का दुगना करोगे तो इस आयत की लंबाई पता चलेगी जो कितनी है? 308। अब देखो, इस आयत की जो लंबाई है वो 308 है। अब हमें चौड़ाई पता लगानी है। आयत की चौड़ाई बताओ अगर परिमाप इतना हो तो। देखो परिमाप कितना होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 668। 2 से ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 334, और लंबाई कितनी है? 308 है। तो बताओ चौड़ाई कितनी? तो 334 में से 8 घटाना है, तो अगर 8 गया तो चौड़ाई 26 आ जाएगी। ये आंसर है आपका 26, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा सवाल था, आया क्या समझ में? वर्ग का क्षेत्रफल तो वो वृत्त की परिधि, इससे त्रिज्या मिली। त्रिज्या का दुगना रेडियस का डबल व्यास, और व्यास का डबल लंबाई, है ना। तो लंबाई इतनी है तो चौड़ाई कितनी? वो आएगी आपकी 26, क्योंकि परिमाप हमें इसका दिया हुआ था, सब यूज कर लिया उन्होंने इसमें। करेक्ट। ओके है, आगे बढ़ेंगे। हम्म, अच्छा, अर्घो। चलो अर्घो, आप एक बार अच्छे से आपका नाम हिंदी में अगर लिख सको या थोड़ा सही लिख के बताओ तो हम सही प्रोनाउंस कर देंगे।
सत्यम बोल रहे हैं सर और कुछ लगाना बचा है तो वो भी लगा दो इस प्रश्न में। ए से आर निकला, आर से एल निकला, एल से बी निकला, करेक्ट। अनिल कल बता दिया था मैंने, कल की क्लास में देख लो कितने क्वेश्चन करने हैं, रोज रोज वही बातें मत पूछा करो। एक आयत की लंबाई वर्ग की भुजा का 3/5 है। देखो लंबाई जो है वर्ग की भुजा का 3/5 है, एक बात हो गई है ना। वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के समान है, वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के समान है। वृत्त की परिधि 132 है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। आयत की चौड़ाई इतनी तो क्षेत्रफल बताओ। चलो आखिरी का काम है, ये आ गया 22/7 इंटू आर इक्वल में 132। क्लियर है भाई। अब ये बताइए कि 22 का दुगना 44, 44 का 3 गुना, यानी आर की वैल्यू 21 आएगी क्या, है ना। 44 का ट्रिपल, देखो 44 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 और 7 21, तो रेडियस अगर 21 है तो भुजा भी 21 होगी, और अगर भुजा 21 है तो उसका 3/5 निकालेंगे तो लंबाई आ जाएगी 63/5, है ना। तो आयत की मुझे लंबाई और चौड़ाई पता चल गई है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है 63/5 और चौड़ाई कितनी है 8, तो क्या इसका क्षेत्रफल बताया जा सकता है ना। क्लियर। तो इसको हल कर लेते हैं। 8 का 3 गुना 24 कैरी 2, 8 और 6 48 और 5 504, इसको 5 से भाग दे देंगे तो ये 100.8 आएगा, 100.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, ये हो गया, है ना भाई। यहां से त्रिज्या पता चली, जो त्रिज्या वही वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा का 3/5 निकालोगे तो लंबाई आएगी। लंबाई इतनी, चौड़ाई दी हुई थी, तो क्षेत्रफल इतना, कुछ भी दम नहीं था। अगला बोलो। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, डीसी और सीई बराबर है ना। तो बीडीई का देखो, डीसी यानी यहां से यहां तक, और सीई यानी यहां से यहां तक, ये दोनों क्या है, बराबर है। और आपको बीडीई, बी डी और ई, इसका क्षेत्रफल बताना है। अच्छी बात। और आपसे बोला है वृत्त का व्यास 14 है ना। प्रत्येक वृत्त का व्यास 14 है, यानी सभी की परिधि कितनी है, 7 है। ठीक है, ध्यान से सुनना, परिधि बोल रहा हूं, सॉरी, रेडियस कितनी है, सॉरी व्यास कितना है सबका, तो आपसे बोला है व्यास 14 है। अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14 होगा, यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 28 होगी। ए से भी 28 होगी और ए से भी 28 होगी, हाँ या ना। अगर व्यास 14 है तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 14 + 14, पूरी भुजा 28। और अगर ये 28 है तो ऐसे में भी 28 होगी, क्योंकि ये भी 14 ये भी 14, तो ये एक प्रकार का क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। अब आपको पता है कि ये भुजा 28 है तो ये भुजा भी 28 है, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 28 है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, इसका आधार देखो, आधार है 28, 28 यानी 56, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है केवल 28। 2 से कैंसिल हुआ 28, 28 का स्क्वायर हो गया 784। ये आपका आंसर है, ए 784 आया भाई। ये 28 तो ये भी 28 और ये भी 28, आधार 28 + 28 56 और हाइट ओनली 28, तो फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया। सेम क्वेश्चन, एबीसीडी के छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा अपने आप में स्क्वायर है, इसमें से चारों सर्कल्स को हटाना पड़ेगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्त के क्षेत्रफल को हटाओगे तो शेडेड पार्ट आपको मिल जाएगा। स्क्वायर के एरिया में से
चारों सर्कल के एरिया को घटा दोगे तो आपको शेडेड पार्ट मिल जाएगा, छायांकित भाग मिल जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि इसकी भुजा कितनी है 28 और हर एक की त्रिज्या कितनी है 7, है ना। तो भुजा का वर्ग, लंबाई और चौड़ाई दोनों 28 है और हर वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 है, तो 22/7 और 7 × 7, 7 का स्क्वायर। तो 28 का वर्ग कितना हो गया 784। यहां पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 × 4 हो गया 28 और एक आ गया आपका 22। 28 दूनी 56 और फिर से 56, 56 में आपने 5 जोड़ दिया तो 616, है ना। और इसको अब हम घटा देंगे, 14 में से 6 गया 8, यहां पे बचा 7 में से 1 गया तो बचा 6 और यहां पे बचा आपका 1। 168 आंसर है क्या? 168 ऑप्शन बी। बोलो जल्दी से, क्लियर है बात यहां तक? हाँ चलो, फाइनली हाफ सेंचुरी आज लगाएंगे अपन। आज इसी का टारगेट था, सैटरडे स्पेशल। एग्जाम में कैसे पता चलेगा साइड 28 है? ये यहां जो है वही इधर भी तो है, इसलिए उधर 28 था। डायग्राम तो सेम है ना। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना है, इसकी परिमिति इतनी है। पार्क के भीतर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। पथ निर्माण की लागत 40 रुपए है। तो बताओ कितना क्या खर्चा आ जाएगा? बोलो भैया जल्दी से। देखो, इस बार आपको सड़क अंदर की तरफ बनानी है ना। सड़क अंदर बनानी है। आपसे कहा है कि क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, विच इज 1050, और परिमाप का मतलब होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, जो कितना है 130। अगर मैं 2 से उड़ा दूं तो लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगा 65। अब मुझे ऐसी संख्याएं यहां पे सोचनी है जिनको गुणा करने पे 1050 आए और जोड़ने घटाने पे 65 आए। तो इसको देखकर मुझे समझ में आ रहा है 35 और 30 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 100% ही आएगा, क्योंकि 35 तिया 35 3 105 होता है। तो मेरे दिमाग में आया और जोड़ने पर 65 आ रहा है, तो मुझे लंबाई चौड़ाई दोनों पता चल गई। अब इसके भीतर, अब देखो पूरे ये 65 है, सॉरी इसकी जो लंबाई है वो 35 है और चौड़ाई कितनी है 30 है। 2.5 मीटर का रास्ता अंदर बनेगा, चारों तरफ बनेगा, तो इधर 2.5 इधर 2.5, 5 कम। देखो पूरे का क्षेत्रफल 35 × 30 और जो रास्ता है 2.5 2.5 5 कम होगा यानी 30 बचेगा। इसमें से 5 कम होगा तो 25 बचेगा। तो ये हो गया आपका 1050 और ये हो गया आपका 750। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया 300 का। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल है और रास्ते पर 40 रुपए के हिसाब से हमें खर्चा करना है, तो 12,000 रुपए का खर्चा आएगा। 12,000 इज द आंसर। 20 का आंसर आ जाएगा 12,000। हाँ वेरी गुड। 12,000 इज द राइट आंसर। ओके है, क्लियर है बात इतनी? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं और कुछ बातें आपको बता रहा हूं, वो सुनना। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके लाइएगा। नहीं बनेगा तो मैं कल बताऊंगा। इसके अलावा आज इसके आगे भले ना, लेकिन जब आपको आज की पीडीएफ मिलेगी, इसके बाद हमारा अगला टारगेट है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम इसके बाद चतुर्भुज पढ़ेंगे। आज की पीडीएफ में आपको इसके फॉर्मूले मिल जाएंगे, है ना। तो वो फॉर्मूले आप कल देखकर आना। कल मैं एक बार फॉर्मूले समझाऊंगा,
फिर हम क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 3D चालू होने वाला है, बेलन, गोला, शंकु, घन, घनाभ, ये सब चीजें अब आने वाली है। तो सबसे पहले घन और घनाभ कल से शुरू भी हो जाएगा, कल यानी मंडे से। दूसरी बात, आज रात को 8:30 बजे अगर आपको एलजेब्रा पढ़ना है, कुछ अच्छे अच्छे सवाल मैं कराऊंगा यूट्यूब पर, तो आप उसमें पधार सकते हो। एक बात हो गई। दूसरी बात, आपको पता है कि संडे को हमने फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है और कल हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज होना है और सुबह 8 बजे लाइव टेस्ट चलेगा। आप उसको केवल सुबह दे सकते हो, बाद में नहीं। और उसमें प्राइज भी रखा है, तो मैं चाहता हूं कि प्राइज विनर्स के बच्चे ही जीतें, तो इसलिए आप सभी को टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। और अगर आपको नहीं पता कि ये क्या बात चल रही है, तो कल मैंने रात को 8 बजे इसकी पूरी जानकारी दी थी, उस वीडियो को देख लेना। और अपनी एक अलग से एसएससी की चैनल भी लॉन्च हुई है, उसको भी आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। और कल विनर्स में काफी बड़े लेवल पर हम भर्ती कर रहे हैं, है ना। मतलब हमें 200 से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है अलग अलग विभागों में। इसकी जानकारी मैं कल संडे रात 8 बजे यूट्यूब पर देने आऊंगा, तो रात 8 बजे आप उसमें जुड़ जाना, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको सब हम बता देंगे। ठीक है भाई, इतनी कुछ चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। शायद आपको समझ में आया होगा कुछ। बाकी सब कुछ, कितने लोगों ने कल का सेशन लाइव देखा था ये बताओ जरा मुझे। देखो, पहली तो मैं इसकी बात कर रहा हूं जो आपको मेरे बाजू में दिख रहा होगा, है ना। और कल इसके अलावा अगर बात करें कि कल क्या है, तो कल आपको फिर मैं बता दूं, कल आपका ये 3 टेस्ट हैं। टाइमिंग देख लो, सबके टेस्ट का टाइम सुबह 8 बजे ही रहेगा, है ना। आप उसी समय पे दे पाओगे, ये ध्यान रखना। अगले संडे क्या होने वाला है, अगले संडे ये टेस्ट रहेंगे जो आपको मेरे बाजू में दिख रहे होंगे। ओके। और कल विनर्स की नई चैनल लॉन्च हो चुकी है, उसको भी आप सबको सब्सक्राइब करना है ना। और इसके साथ साथ विनर्स की टोटल इतनी चैनल्स हो गई हैं, तो आपको इन सबको सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है भैया। दूसरी बात कि कल ये है विनर्स की 200 भर्तियों की जानकारी, इसको आप लोग सब देख लेना। ओके। और अगर आपके कोई भाई बंधु हैं, ठीक है, तो आप उन्हें बता सकते हो। एसएससी जीडी के नए बैच आ रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें बता सकते हैं। हाँ, इसके अलावा व्यापम फाउंडेशन का भी नया बैच आ रहा है, आप इसकी भी जानकारी उन्हें दे सकते हैं। और एक चीज जो आप बार बार पूछते थे, उसको मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। अपनी एक तो एडवांस मैथ्स की बुक आ रही है, लेकिन अभी 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, जो इंग्लिश मीडियम बुक है वो जल्दी आ जाएगी, है ना, ये जल्दी आ जाएगी। तो ये शायद आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आ जाए। और एक और दूसरी किताब आ रही है। तो ये कल सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई थी, इन सबको आप कल के सेशन में यूट्यूब पर लाइव देख लेना। ओके, चलो ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, सारी चीजें आपको बता दी हैं। और आपकी नजर में अगर कोई भी ऐसा है जो काफी अच्छा टैलेंटेड है, किसी अच्छी जगह काम कर रहा है, लेकिन विनर्स के साथ अगर उसको जुड़ना है, तो हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में विनर्स में जरूरत है अच्छे लोगों की, तो आप उन्हें बता सकते हो। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो मैनेजमेंट का काम देखते हो, चाहे वो कोई भी काम करते हो, विनर्स में वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो हाँ ओके, सेशन एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं रात को 8:30 बजे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।